अच्छा, जो आज का हमारा सेशन है बेसिकली उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में और जनरल बिजनेस में भी हम क्या फायदा ले सकते हैं। तो चार जी। बेसिकली हमारे पास गेटवेज हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करने का, इनकम जनरेशन करने का और अपनी पर्सनल ग्रोथ को आगे लेके जाने का। इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है वो मैं सीक्वेंस तो आप जैसे मर्जी इसको एडजस्ट कर लें, जो हमने चार ऑप्शन नोट डाउन किए हैं उसमें पहली ऑप्शन हमारे पास है बीइंग एन एक्सपोर्टर, और सेकंड ऑप्शन है बीइंग एन इंपोर्टर। फिर आती है ऑप्शन हमारे पास बीइंग एन एजेंट, और लास्ट ऑप्शन है बीइंग एन इन्वेस्टर। यानी कि चार ऑप्शंस हमारे पास खुली होती हैं हमेशा। हम इसमें से कोई एक भी चूज कर सकते हैं, हम चारों को भी साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है चारों को स्टार्ट के अंदर साइमल्टेनियसली लेके चलना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप शुरू में एक से दो पोजीशंस के ऊपर मैक्सिमम काम करें, मिनिमम एक और मैक्सिमम दो पोजीशंस के ऊपर। इससे ज्यादा के ऊपर हम काम करेंगे तो हमारे से काम होता नहीं है। ठीक है ना, लॉजिकल है कि एक तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, और फिर हम ज्यादा जगहों पे टांगे फंसा देंगे तो हमारे पास करने की चीजें ज्यादा होती हैं और टाइम मैनेज हमारे से होता नहीं है, और हम कोई भी काम बेहतर अंदाज में नहीं कर सकते। जब अब इससे ये है कि हमें समझने की जरूरत जो है वो ये चीज है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि इन चीजों में हमने क्या करना है और ये चीजें हमारे से रिक्वायर्ड क्या कर रही हैं। कि जैसे हमने लास्ट सेशन में समझा था कि एक्सपोर्ट क्या होती है और इंपोर्ट क्या होती है, हमें अब प्रोसीजर्स का पता चल गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हमने चीजों को यूरोप से बाहर या तो भेजना है या बाहर से मंगवाना है, और उसमें कस्टम्स इन्वॉल्व होती है, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, उसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हमारे सेलर और बायर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है एक प्रोसीजर जो है ना, एक सिस्टम डिजाइन होता है जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब इस पे अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारे पास बीइंग एन एक्सपोर्टर अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये कि एक्सपोर्टर कौन है, अब आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान है कि एक्सपोर्टर इज अ पर्सन और अ कंपनी हु बायज गुड्स इन ईयू एंड सेल्स द एक्वायर्ड गुड्स आउटसाइड ईयू। ठीक है, जैसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस वो होगा जिसमें आप ईयू से बाहर चीजें भेजेंगे, यूरोप से बाहर चीजें आपकी जाएंगी तो आप एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आप एक्सपोर्टर होंगे या आपकी कंपनी को हम एक्सपोर्टर कहेंगे। इसमें जो रिक्वायरमेंट है ना हमारे से, लाजमी जो जो हमने करना है, ठीक है, अभी आपका आस्ते आस्ते रोड मैप भी तैयार होता जाएगा। जो हमने लाजमी तौर पर स्टेप्स लेने हैं वो ये है कि हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, उसके बगैर आप एक्सपोर्ट का काम नहीं कर सकते। फिर आपके पास कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसके साथ अगर आपकी गुड्स ऐसी हैं जिनको वेयर हाउसेस की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है, तो आपको वेयर हाउसिंग करनी होगी। फिर आपने जो सारा रिस्क है वो आपके अपने ऊपर होगा कि आपका जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कस्टम्स ने कोई प्रॉब्लम कर दिया आपको और आपका कंटेनर या आपकी गुड्स को उन्होंने रख लिया अपने पास। अब वो जितने अरसे वहां पे गुड्स पड़ी रहेंगी उनके ऊपर जितनी कॉस्ट आएगी वो सारी आपने बेयर करनी है। आपको कोई शेयर होल्डर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा कंधा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें। वो सोली आपका रिस्क है। फिर आपने चीजें बेच दी हैं और आपका जो बायर है वो यूरोप से बाहर बैठा है, अब वो आपको पैसे, पूरे पैसे या तो शुरू में भेजेगा तो आपका रिस्क कवर हो जाता है। अगर आपने सारे पैसे शुरू में नहीं मंगवाए तो फिर भी आपका रिस्क है, जिसमें कोई आपका पार्टनर नहीं है कि आपका वो रिस्क कौन बेयर करेगा। सोली आपने अपने रिस्क को बेयर करना है कि कैसे आपने पेमेंट सेक्टर को कवर करना है, और कैसे आपने कस्टम्स की जो लीगल रिक्वायरमेंट है या और कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आता है उसमें जितने रिस्क इन्वॉल्व है वो सारे आपके कंधों के ऊपर है। ये सोली आपका रिस्क है, आपने इसको बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को कि रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझे बगैर अपना बिजनेस प्लान नहीं कर सकते। ठीक है? और इसमें जो चौथी चीज है या पांचवी चीज है जो नेक्स्ट है, कि जो सप्लायर्स हैं, जो बायर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं, जो कस्टम्स लीगैलिटीज हैं, ये सब आपने पूरी करनी है। ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने अगर वो चीजें जर्मनी में कहीं से भी खरीदी हैं, ठीक है, फर्ज करें आपने मुझसे कोई चीज खरीदी और आप खुद एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बीइंग एन एक्सपोर्टर, तो आपने सप्लायर को ढूंढा, मुझे ढूंढा, फिर आपने बायर को ढूंढा जिसको आपने सेल करनी है। अब आपने ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवानी है ये भी आपने ढूंढना है, और आपने कस्टम्स क्लियर कैसे कैसे करवानी है इसका भी लीगैलिटीज आपको
खुद पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होंगी तो आप अपने कस्टम एजेंट से करवाएंगे, आपको पता होंगी तो आप अपने ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं उनको अकॉर्डिंगली फिट इन करेंगे, जिससे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। जितनी कॉस्ट आपकी कम होगी उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये आपने चीजें ज़हन में रखनी है कि अगर आप एक्सपोर्टर बनने का सोच लेते हैं तो उस पे आपको कंपनी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि आपने कुछ ना कुछ बाय करना है और सेल करना है। फिर आपको वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ सकती है कि अगर आपकी चीजों को स्टोरेज चाहिए तो वहां पे आपकी कॉस्ट आएगी। फिर इसी तरह जो प्रोसीजर के अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है, मनी ट्रांजैक्शन आपको चाहिए, आपको कस्टम क्लियरेंस चाहिए, आपको लॉजिस्टिक चाहिए, उसमें जितने भी रिस्क इन्वॉल्व है वो सब आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे कवर करनी है, ठीक है। इनको भी हम स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, लेकिन ये रिस्क है जो आपको पता होना चाहिए कि आपने इनको बेयर करना है। इन केस किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बीइंग एन एक्सपोर्टर ये आपकी सोली आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसमें से कैसे निकलना है, और उसकी जितनी कॉस्ट आएगी वो सारी आपने पे करनी है। इसी तरह जो सप्लायर्स हैं वो भी आपने खुद ढूंढने हैं, बायर्स आपने खुद ढूंढने हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आपने खुद डिसाइड करने के कौन से मीन्स आपके लिए बेनिफिशियरी हैं, बेनिफिशियल हैं, कहाँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आती है, और कौन सी कस्टम रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो आपने पूरी करनी है और पूरा किए बगैर आप चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली सारा एक बीइंग एन एक्सपोर्टर का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको ब्रीफली समराइज कर दिया यहाँ। इसी तरह जब हम डिसाइड करते हैं कि मैंने इंपोर्टर बनना है, तो इंपोर्टर बनने के अंदर भी प्रोसीजर में ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप गुड्स जो है जर्मनी के बाहर से या बल्कि ईयू के बाहर से आप यूरोप के अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो आपका जो सेलर है वो ईयू के बाहर बैठा हुआ है और आप ईयू के अंदर है। अब इस जो चेंज ऑफ ओरिजिन है गुड्स का, उसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी सब आपने पूरी करनी है। और वो क्या है, वो ये कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड कंपनी से मुराद है कि आपका वैट भी होना चाहिए, आपका कस्टम नंबर भी होना चाहिए, इसी तरह आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो चीजें आपने बाय की हैं, जाहिर बात है आप अपने सेलर को पैसे देंगे, फिर आपके पास वो चीजें आएंगी, और फिर एक वक्त के बाद आपकी चीजें बिकेंगी तो आपके पैसे रिकवर होंगे। तो ये चीजें आपने देखनी है कि इसमें भी आपका पूरा रिस्क आपके कंधों के ऊपर है कि आप जो क्वालिटी मंगवा रहे हैं वो क्वालिटी अश्योर्ड होनी चाहिए कि जो आपके सेलर ने आपसे कमिट किया है वो आपने कैसे उस कमिटमेंट को पूरा करवाना है, ये आपने खुद सोचना है, खुद फैसला करना है कि मेरे सप्लायर में इतनी जान है या इतना अच्छा सप्लायर मुझे मिल गया जिसके ऊपर मैं इतना रिलाई कर सकता हूँ, या मुझे कोई इंस्पेक्शन टीम वहां बिठानी होगी, या इंस्पेक्शन कंपनी को मुझे कोई औफ्तराग देना होगा, कोई उसे कॉन्ट्रैक्ट देना होगा कि वो मेरे बिहाफ पे जाके वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस करें और फिर मुझे ओके करें ताकि मेरा रिस्क मिनिमाइज हो। इसी तरह आपका जो रिस्क है वो ये है कि आपने चीजों को मंगवा लिया, अब वो सेल करनी है, वो सेल कैसी होंगी, अगर सेल नहीं होगी तो जाहिर बात है आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, आपका सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और आप आगे नहीं जा सकते। तो इसमें आपने ये भी देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन और कस्टम क्लियरेंस के अलावा आपने बेचना कैसे है चीजों को, ये भी आपका बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर चीजों को। तो ये फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसको हम मार्केटिंग के सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग हमने कैसे करनी है और हमने एंड यूजर या होलसेलर या अपने बायर्स को कैसे तलाश करना है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अभी हम सिर्फ जो है रफली चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, क्या हम उस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल भी हैं या नहीं है। अगर काबिल हैं तो वेल एंड गुड, अगर हम वो कैपेसिटीज नहीं रखते तो हमने कैसे अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना है ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जो भी बिजनेस आपने करना है रिस्क हमेशा उसमें इन्वॉल्व होता है। हमारा काम क्या होता है कि हमने उस रिस्क को मिनिमाइज करना है टू अ सर्टेन लेवल के जिसपे हम अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है कंपनी की उसको अश्योर कर सके। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है इंपोर्टर की कि इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है कंपनी की, वैट रजिस्टर होगा आपका, ईओआरआई रजिस्टर होगा सेम लाइक बीइंग एन एक्सपोर्टर, उसमें भी यही रिक्वायरमेंट्स है। फिर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, फिर आपको वेयर हाउसिंग रिक्वायर्ड हो सकती है, फिर आपने रिस्क अपना मिनिमाइज करना है, सेलर आपने खुद ढूंढने हैं, बायर आपने खुद ढूंढने हैं कि जो चीजें आएंगी वो कहाँ जाके सेल होंगी ताकि आपका कैश फ्लो और मनी फ्लो बरकरार रहे। और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है विद इन ईयू या विद इन जर्मनी, जो कस्टम क्लियरेंस है वो आपके आपको क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी,
कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन से सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे, वो सब आपने पूरे करने हैं, आपने पूरे करवाने हैं अपने सेलर से। और फिर आपने वो सारा डाटा अपने कस्टम एजेंट को देना है, जिसने आपके बिहाफ पे कस्टम क्लियरेंस करवाना है। यानी कस्टम क्लियरेंस वाले का अपना कोई रिस्क नहीं है, वो तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन वाले सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सारा रिस्क जो है वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के ऊपर है कि उन्होंने कैसे अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को डेवलप करना है, उसको मिनिमम रिस्क के ऊपर लेकर आना है। तो ये चीजें हमने समझनी है। और इन चीजों को बताने का मकसद ये है कि आप इन चीजों को अपने जहन में बैठाएं, ताकि आप इसके बारे में सोचना शुरू करें कि आपने क्या करना है, क्योंकि ये बड़ा रिस्क और जिम्मेदारी का काम है जो कि हम समझते नहीं है। हम अडॉप्ट कर लेते हैं चीजों को, हम उनको स्टार्ट कर लेते हैं, और बाद में जब हम फंस जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हमने ये क्या किया, ये तो बड़ा गलत हो गया। ठीक है? अच्छा, इन चीजों को एक और तरीके से हम बेहतर भी कर सकते हैं। और जो बताने का जो मकसद है कि आप बीइंग एन एजेंट भी चीजों को भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये क्यों मैं रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि मेरी इस पे हाई रिकमेंडेशन इस पे होती है कि जब आपको आइडिया नहीं है चीजों का, आपको पता नहीं है रिस्क कैसे कवर करना है, तो सबसे जो अच्छा और आसान तरीका है कि आप किसी के एजेंट बन जाए। ठीक है? एजेंट बनने से मुराद क्या होती है कि आप कंपनीज को हेल्प करें, वो अपनी चीजों को या तो जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर जाके सेल कर सके, या आप यूरोपियन कंपनीज के एजेंट बन जाए कि वो आप उनकी प्रोडक्ट्स को कहीं पे सेल करवा सकें। तो आपका काम इसमें नेटवर्किंग और मार्केटिंग है। ठीक है? आपने नेटवर्किंग और मार्केटिंग के थ्रू इनकम जनरेट करनी है। ये मेरा बड़ा फेवरेट जो है ना, कह लें कि एक काम करने का तरीका है, जो मैं बहुत से लोगों को रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग बैठे हैं जर्मनी, हमारी जो प्रेजेंस है जर्मनी के अंदर, ये बहुत हाई वैल्यू है, हाईली रैंक है दुनिया के अंदर। क्योंकि जर्मनी, अभी कल ही न्यूज में देख रहा था, शारिक ने भी शेयर की थी कि जर्मनी ने जापान को भी ओवरटेक कर दिया वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, और अब ये थर्ड प्लेस के ऊपर आ चुका है। तो जर्मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और लोग यहाँ आने के सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, कंपनीज यहाँ पे काम करना चाहती हैं। दुनिया की शायद ही कोई कंपनी हो जो जर्मनी में काम ना करना चाहती हो। तो आप वहां पे मौजूद हैं। आप समझ रहे हैं कि आप गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपने इस गोल्ड माइन को कितना डिग इन करना है, कितना माइन करना है, कितना इससे प्रॉफिट कमाना है। तो आप इसमें लाजमी है कि इंपोर्टर ही बने या एक्सपोर्टर ही बने, बल्कि आप इसमें एज एन एजेंट भी काम कर सकते हैं। उसमें क्या फायदा है आपको? आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई वेयर हाउसिंग नहीं चाहिए, आपका अपना कोई रिस्क नहीं है। आपने करना क्या है? टाइम और स्किल इन्वेस्ट करना है। ठीक है? टाइम आपने इन्वेस्ट करना है सीखने के लिए, और स्किल्स सीखने के लिए हो सकता है आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। जैसे अभी आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं, ये कोचिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, तो आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है अपने ऊपर, ताकि आप अपनी स्किल एनहेंसमेंट कर सके कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये इसलिए मेरा फेवरेट है कि इसमें कोई कंपनी नहीं चाहिए आपको, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको, कोई वेयर हाउसेस नहीं चाहिए, कोई रिस्क नहीं है, आपका अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं है। आपने सिर्फ टाइम अपना मैनेज करना है, अपने आप को आपने पॉलिश करना है, स्किल सीखने हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जिससे आप किसी भी कंपनी के लिए दुनिया भर में काम कर सकते हैं। चाहे वो पाकिस्तान में बेस करती है कंपनी, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो टर्किश है, चाहे वो यूरोपियन कंपनी है। आपकी नेटवर्किंग और मार्केटिंग जो है वो आपको दुनिया में बहुत आगे लेके जा सकती है, अगर आप इसको प्रॉपरली करें, अगर आप इसको प्रॉपरली सीखें, प्रॉपरली करें। तो ये एक बहुत रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो जर्मनी में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, और उनके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बगैर किसी रिस्क, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी कंपनी रजिस्टर करवाए हुए, अपने 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 लिए बिजनेस डेवलप करना, अपने लिए इनकम जनरेट करना, जो कि एक्टिव इनकम भी होगी और पैसिव इनकम भी होगी। कि आप मेहनत करके एक सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि आपको बाद में पैसिवली काम करेगा, आपके लिए पैसिवली इनकम जनरेट करेगा। कि आप काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि वो लोग, वो कंपनी जिनको आपने connect किया है, वो काम कैसे आ रहे हैं। अच्छा, अब जो लास्ट ऑप्शन है वो मैंने रखी है आप लोगों के लिए कि हो सकता है किसी के पास 5, 10, 15, 20 हजार यूरोस मौजूद है, तो वो इन्वेस्टर के तौर पर भी काम कर सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर।
जो कि कैपिटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट देती हैं और आपको इनकम जनरेशन करके देती हैं। तो ये एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन ये उस सूरत मुमकिन होगा जब आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद है, चाहे वो 5,000 है, 10,000 है या 20,000 यूरोज है, डॉलर है। तो उसमें भी आपको क्या फायदा है, आपको कंपनी रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्ट करना है किसी सिस्टम के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, जिसके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपके लिए होना बहुत जरूरी है। अगर आप विदाउट हैविंग नॉलेज एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी बिजनेस आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो चांसेस आर के वो आपका फेलियर होगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जिस भी बिजनेस, जिस भी चीज के अंदर इन्वेस्ट करें, आपने उसका प्रॉपर नॉलेज गेन करना है। क्योंकि जितना आप स्किलफुल होंगे, जितना आप नॉलेजेबल होंगे, उतना ज्यादा आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क से आप कभी भी 100% बच नहीं सकते, लेकिन ये कि आप रिस्क को मिनिमाइज करके नियर टू जीरो या नियर टू वेरी लोवेस्ट लेवल पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इस पे आपको कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, लेकिन टाइम और स्किल्स आपको इन्वेस्ट करने होंगे। टाइम आपको स्किल्स सीखने के अंदर या कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी उस सिस्टम को सीखने के अंदर जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कि मैं इस सिस्टम से कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ। तो ये बेसिकली 4 चीजें हैं हमारे पास जिनको हम दोबारा देख भी सकते हैं कि बीइंग एन एक्सपोर्टर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका रिस्क ज्यादा है, उसमें आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसमें आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उस पे आपका मेहनत ज्यादा है, आपकी एक्टिव एक्टिव एफर्ट जो है वो ज्यादा है। और सेम इज वैलिड फॉर बीइंग टू सेम इज वैलिड फॉर वर्किंग एज एन इम्पोर्टर। उसमें भी आपके लिए रिस्क ज्यादा है, टाइम मैनेजमेंट ज्यादा है, रिक्वायरमेंट्स जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन आपकी अपनी होनी चाहिए। इसका जो थर्ड प्रोसेस है हमारा बीइंग वर्किंग एज एन एजेंट, इसमें आप इन सारी चीजों से मुबर्र हैं। आपको ना तो पैसे चाहिए, ना आपको कंपनी चाहिए, ना आपको वेयर हाउस चाहिए, ना आपका अपना रिस्क इन्वॉल्व है। इस पे आप क्या करेंगे, आपने कंपनीज को कनेक्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पाकिस्तान की एक कंपनी है जो कि सेल कर रही है गारमेंट्स को, और वो चाहती है कि आप उनके लिए ऑर्डर्स लें वहां पे। तो आपने मार्केटिंग सीखनी है, नेटवर्किंग सीखनी है, और यूरोपियन कंपनीज को कांटेक्ट करना है और कोशिश करनी है कि आप पाकिस्तानी प्रोड्यूसर के लिए कोई ऑर्डर जनरेट करें। जितना आप ऑर्डर जनरेट करेंगे वो आपको कमीशन बेस के ऊपर आपको उतने पैसे आपके अकाउंट में दे देंगे। तो उसके लिए आपको कंपनी भी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सिंपल, आसान और रिस्क फ्री तरीका है जो कि मैं हाईली रिकमेंड और हाईली एंडोर्स करता हूँ। और उसके अलावा जो लोग कहते हैं कि हमने कम से कम काम करना है, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो इन्वेस्टर बने। इन्वेस्टर बन के किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप नॉलेज गेन करें, उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लें, क्योंकि हर बिजनेस एक विजन के ऊपर खड़ा है। जिस बिजनेस में विजन क्लियर है, उसकी टीम क्लियर है, उसकी टीम मेहनती है, उसकी टीम प्रॉफिट जनरेट करती आ रही है पिछले सालों के अंदर, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द होप कि आप इसमें मैक्सिमम गेन करेंगे। लेकिन वो वही बात है कि आपको वीएन समझने की जरूरत है, आपको उनके नंबर समझने की जरूरत है, आपको उनकी टीम की जो कैपेसिटीज है या कैपेबिलिटीज है वो समझने की जरूरत है। इसके साथ फिर आप अच्छे इन्वेस्टर बन के भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट नॉलेज और पैसा है, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचेगा। अगर आप ज्यादा पैसे डालेंगे ज्यादा पैसे गेन कर सकते हैं, कम पैसे पे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो कम गेन होगी। लेकिन जो एजेंट वाली ऑप्शन है, इसमें आपका टाइम मैक्सिमम है, पैसा आपका बहुत कम इसमें लगेगा, लेकिन इसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो इट्स ऑलवेज लाइक मनी अगेंस्ट टाइम। जितना आप पैसे ज्यादा से करेंगे उतना आप कम टाइम में आगे जा सकते हैं। जितना आप टाइम ज्यादा देंगे और कम पैसों से करना चाहते हैं, तब भी आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईच अदर है कि आप इनसे गेन ले सकते हैं। तो ये सारी आज की हमारी जो ना स्टडी थी, जो मैं समझाना चाह रहा था कि आप आपने सोचना है कि आपने किस प्रोसेस के अंदर जाना है, ताकि हम उसको कस्टमाइज करके नेक्स्ट सेशंस के अंदर कस्टमाइज तरीके से उन चीजों को स्टडी करें। और उससे क्या होगा कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी, आपको पता होगा आपने क्या करना है और किन प्रोडक्ट्स में हम जा सकते हैं। वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है किन प्रोडक्ट्स में आप काम कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी अब हमारे लिए ये है कि अब आपको डिफाइन करेंगे अपने लिए कि आपने कैसे काम करना है, एक्सपोर्टर बनना है, इंपोर्टर बनना है, एजेंट बनना है, या आपको इन्वेस्टर बनना है, ताकि हम टारगेटेड होकर नेक्स्ट सेशंस में इन पे बातचीत कर सकें।
तो ये बेसिकली आज का सेशन था, शॉर्ट, और काफ़ी इसको मैंने कोशिश किया था कि टारगेटेड करें, ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँचे और आप लोगों के जो ज़हनों में कन्फ्यूजन है, हम उसको ख़त्म कर सकें। तो इस हवाले से आप लोगों के ज़हनों में